गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रेडॉक्स मतलब होता है REDOX। इसकी स्पेलिंग से ही आप देख सकते हैं RED रेडॉक्स और ऑक्स। तो रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अपक्रिया होती है। तो देखिए उसके रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स को हिंदी में ऑक्सीकरण और अपक्षयन अपक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी उसे ऑक्सीकरण, और जिसमें अपक्षयन की अपक्रिया होगी उसे हम अपक्षयन कहेंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण अपक्षयन की जो परिभाषा है दो प्रकार से है, एक पुरानी अवधारणा के आधार पर और एक नई आधार। तो हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्षयन की अवधारणा को समझेंगे। यहाँ पे पुरानी अवधारणा के आधार पर दिया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपक्षयन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के तत्व का संयोग होता है। किससे संयोग होता है? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से होता है, अथवा हाइड्रोजन से, या किसी धन विद्युत तत्व का क्या होता है? निष्कासन, मतलब वो निकलता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। 2 MgO2 जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे 2 MgO का निर्माण हुआ। तो इसमें जो मैग्नीशियम धातु है ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, और इस कारण से इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीकरण जब भी होगा तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होगा, और ऑक्सीजन यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर इस पर से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2Na+Cl2 और 2NaCl का निर्माण हुआ। अब इसमें सोडियम से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन संयोग कर रहा है, इस कारण से सोडियम तत्व का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2HCl जो मॉलिक्यूल है अलग होकर के H2 और Cl2 देना। इसमें क्लोरीन से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, अतः ये क्लोरीन का ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। तो इसमें से H आयन का त्याग हो रहा है। अब यहाँ देखिए हम अपक्षयन की परिभाषा देखते हैं कि अपक्षयन की क्या परिभाषा होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व, ऑक्सीकरण में हम ऋण विद्युत तत्व से संयोग कराएं, और इसमें हम ऋण धन विद्युत तत्व से ऑक्सीकरण कराएंगे। उस तत्व से संयोग होता है, या ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युत तत्व से निष्कासन हो, उसे हम अपक्षयन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए CuO और H2, ये चीज़ आप यही ध्यान दीजिएगा कि जब अपक्षयन होगा तो यहाँ पे H2 का होगा, और यहाँ H2 से CO रिएक्ट करके ऑक्सीजन को क्या किया है? निष्कासित कर दिया है, और यहाँ पे कॉपर का निर्माण किया है। इस प्रक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, और इस कारण से कॉपर का अपक्षयन होगा। फिर यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक और धारणा के आधार पर ये परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होती है परिभाषा ऑक्सीकरण और अपक्षयन की। तो उस परिभाषा को हम देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपक्षयन देखते हैं। तो अपक्षयन की परिभाषा यहाँ पे जो है कि वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वो अपक्षयन कहलाता है। जैसे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोराइड आयन, Fe+3 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन और Fe+2 चार्ज आयन। अब यहाँ देखते हैं इसकी परिभाषा। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे देखिए, तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो इस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन की परिभाषा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीकरण परिभाषा कि वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब जब भी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो उस तत्व का हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल HgCl2+HCl Cl2, Hg2Cl2+HCl Cl4।
अब यहाँ हम ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु मतलब प्रत्येक परमाणु पर लिख देंगे, तभी पता चलेगा किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे HgCl2 में हम पहले लिखेंगे, फिर यहाँ SnCl2 का, फिर H2Cl2 और SnCl4 का लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीकरण जो संख्या लिखा जाता है, देखिए कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप अकेले तत्व है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, अगर उस पर कोई आवेश नहीं है, अगर उस पर कोई आवेश है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए Hg2 जो Cl2 है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और Hg की +2, और यहाँ SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और Cl क्लोरीन की -1, और Hg2Cl2 में Hg की +1 है और Cl2 की -1, और Sn3+4 और SnCl4 में Sn का +4 और क्लोरीन का, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इधर प्रोडक्ट में भी वही है और रिएक्टेंट में भी वही है, केवल Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसी Sn का क्या यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, +2 स्टेट से +4 स्टेट में जा रहा है। फिर अब यहाँ ये देते हैं अपचयन के परिणाम। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। एक मिनट, अभी नीचे चीज़ बचा था, देखिए अपचयन यहाँ नीचे बचा हुआ था, हमने बैक कर दिया। तो यहाँ अपचयन की परिभाषा देखिए, पहले ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कि वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा, और जब उसकी संख्या में कमी होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या में तो उसका अपचयन होगा। वहाँ पे परिभाषा के रूप में दिया गया है कि जब भी वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने FeCl3 को लिया है। तो FeCl3 को जो हमने किया है तो ये FeCl2 में और Cl2 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु जब लिखा गया है तो FeCl3 आयरन 3rd स्टेट में है और FeCl2 में आयरन 2nd स्टेट में। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में 1 यूनिट की कमी हो रही है। इस प्रकार से आयरन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये सेंटेंस यहाँ पे हमने इसको लिखा उसी को कि इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में। अब हमें यहाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया की अध्ययन करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिसकी परिभाषा हमने पहले आपको बता दी कि ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ क्या हो, अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसको हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए FeCl3 + SnCl2, फिर यहाँ पर रिएक्शन किया तो 2FeCl2 + SnCl4 यहाँ पे बना। फिर यहाँ देखते हैं किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए हमने ऑक्सीकरण संख्या भी लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, और यहाँ Sn की +2 और क्लोरीन की -1। अब यहाँ देखिए FeCl2 में आयरन 2nd स्टेट में है और SnCl4 में Sn 4th स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए आप आयरन 3rd स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में +1 यूनिट की कमी हो रही है। तो इस प्रकार से ये अपचयन होगा इसमें, और यहाँ Sn2 +2 स्टेट से +4 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे +2 की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण होगा। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है दूसरे पदार्थ का अपचयन अवश्य होगा, ये मतलब होता है ये, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया इसको याद करने के लिए। और ऐसी कोई पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती जिसमें केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की क्रिया होती हो, तो ऐसी कोई ऐसी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। यदि अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे पदार्थ का अपचयन अवश्य होगा, नहीं तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। मतलब कोई किसी में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा और किसी में वृद्धि होगा, या हाइड्रोजन का मतलब उसमें संयोग होगा या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा।
कोई अभिक्षेपण अभिक्रिया नहीं हो रहा है, ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। हम यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। इसका हमें आगे प्रयोग करना और रिएक्शन में पता करना होगा कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं और जिस पदार्थ का अपक्षय हो रहा है उसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ को इंग्लिश में हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो इसको अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा आप लोग तो अच्छा रहेगा। देखिए वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपक्षयित हो जाते हैं उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और अपचायक पदार्थ जो होता है वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपक्षयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वो अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये, अगर आप एक परिभाषा याद करें तो उसकी आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को क्या करें? ऑक्सीकृत करें और स्वयं क्या है अपचयन हो जाए तो उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। और इसका उल्टा जब कहेंगे कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करें और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए तो उसे हम अपचायक कहेंगे। यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं H2S प्लस Cl2 और इसी 2HCl और प्लस S सल्फर का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए H2S में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और सल्फर की -2 और यहाँ Cl2 अकेले मतलब इसके साथ और कोई अन्य तत्व नहीं है तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1 होगा और सल्फर का 0 होगी। सल्फर यहाँ पे है तो यहाँ देखिए सल्फर -2 से 0 में जा रहा है तो यहाँ मतलब -2 की जो वैल्यू होती है छोटी होती है और 0 बड़ा होता है -2 से, इसलिए यहाँ सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जो क्लोरीन है वो 0 से -1 में जा रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो इस प्रकार से वो अच्छा। तो यहाँ पर देखिए जो सल्फर है वो क्या कर रहा है? वो अपना ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा है मतलब तो वो क्या कर रहा है? दूसरे पदार्थ को अपचयित कर रहा है मतलब हाइड्रोजन वहाँ से निकाल रहा है अपने में से और अकेला हो जा रहा है तो ये अपचायक का काम करेगा क्योंकि स्वयं में ऑक्सीकृत ये हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर रहा है अपचयित करके, ये अपचायक का पदार्थ का काम करेगा। और क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में उसमें कमी हो रही है और वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसे हम कहते हैं। तो देखिए अब तक हमने पढ़ा कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, लेकिन हमने ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा नहीं जाना। अब लेकिन हमें यहाँ ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन भी इससे संबंधित देख लेंगे। तो देखिए अगर हमने आपको बताया कि अगर कोई सिंगल तत्व है उसके साथ कोई और तत्व नहीं जुड़ा है, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे आपको हमने दिखाया अभी तो एग्जाम्पल में Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या कि इसके साथ क्लोरीन तो 2 है लेकिन इसके साथ अन्य तत्व नहीं जुड़ा। जब अन्य तत्व नहीं जुड़ा होगा तो ये अगर 100 भी है तो इसकी भी क्लोरीन कोई पूछे कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है तो 0 ही होगी, लेकिन अगर इसके साथ कुछ जुड़ा है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में चेंजिंग होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अन्यथा या इसमें कोई चार्ज हो तब ये स्वयं इसी की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो, और नहीं है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो देखिए यौगिक में परमाणु द्वारा अगर कोई कंपाउंड दिया उसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालने की पूछे तो उसको हम कैसे निकालते हैं? ये चीज़ देखिए यौगिक में परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन मतलब यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागी जाती है उसकी संख्या या परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? धनात्मक, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है।
वन होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब हम यह देखते हैं नोट कि वैद्युत संयोजी यौगिक में मतलब में परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो परमाणु के वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है, जबकि सहसंयोजी यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परमाणु के आभासी आवेश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आभासी आवेश को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की नियम क्या है? देखिए, मुक्त अवस्था में परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या सतत क्या होती है? 0 होता है। जो जैसा कि आपको हमने बताया कि Cl2 अगर है और कोई पूछे कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो 0। ये फ्री स्टेट में है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कोई परमाणु या अणु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और इसमें अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि अपने आपको बताया, जैसे यहाँ देखिए हमने दिया भी एग्जाम्पल कि Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0, P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 और O3 में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0। अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? सदैव 0 होता है। जैसे कि MnO4 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब हमें इसमें किसका निकालना है? यहाँ आपको हमें बताया कि मतलब जितने भी जैसे कंपाउंड एक साथ लिए हो इन सभी की योग के बराबर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। अगर इसमें कोई चार्ज होता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसकी इक्वल होगी। अगर यहाँ -1 चार्ज है तो क्या होगा? -1 इक्वल होगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 में दिखाया है। अब यहाँ देखिए हमने अगले स्टेप में वही बताया है कि आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि हमने देखिए एग्जाम्पल दिया है कि Cl पे -1 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो -1, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण जो संख्या इसमें होगी वो -1 होगी। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगी। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ देखिए कैल्शियम पे +2 स्टेट, 2 चार्ज है तो यहाँ कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2 होगी। अब यहाँ देखिए हमने CO3 दिया हुआ है और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज में दिया है, तो इसमें यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा कि जैसे यहाँ CO3 और -2 चार्ज है तो ये पूरे की ऑक्सीकरण संख्या CO3 की क्या होगी? -2। इसमें से कोई निकालने के लिए कहे तो आप निकाल सकते हैं। ये टोटल की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? -2 और सल्फेट में पूरे सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या है -2। अब यहाँ पर सल्फर का करें तो आपको निकालना पड़ेगा और इसमें कार्बन का कोई कहते तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर पूरे का पूछे कि कार्बोनेट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो आप कहेंगे -2 और सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या है तो -2। अब यहाँ देखिए बहु परमाणु का आयन, मतलब जैसे बहु सारे आयन हो और उसमें उपस्थित ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है आयन पर उपस्थित संख्याओं के योग के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पे तो आपको 2 आयन का दिखा कि मतलब उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की, लेकिन बहु परमाणु अगर है तो कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे C2O4 पे -2 नेगेटिव चार्ज में हमको यहाँ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि 2 गुणे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2। तो ये हमने आप जो को ऊपर बताया कि पूरे ये जो आवेश ऊपर होता है ये पूरे के योग के बराबर होता है। फिर यहाँ देखिए धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। मतलब कहने का अर्थ ये कि जो भी तत्व धातु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव धनात्मक होती है, उनकी एक पहचान होती है। और किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो अपने वर्ग संख्या के बराबर होती है। कहने का अर्थ ये अगर आपको किसी तत्व कोई वर्ग संख्या याद है तो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपको ये पता होनी चाहिए। ये केवल ऑक्सीजन तथा क्लोरीन को छोड़कर ऐसा है नियम, ये दोनों नियम को फॉलो नहीं करते। फिर किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो वर्ग संख्या के बराबर होता है। वर्ग संख्या केवल 8 को छोड़कर ऐसा होता है और 8 इस नियम का पालन नहीं करता, उसमें भी धातु को छोड़कर। तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है धनात्मक, ऋण संख्या ऋणात्मक, मतलब कहने का अर्थ है जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होता
एल्कली मेटल्स को, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, सदैव +1 होती है, क्योंकि उसमें जितने भी तत्व हैं सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसीलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। फिर द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं क्षारीय मृदा धातु एल्कली वो होते हैं, तो इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, और ऑक्सीजन की समानता ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है, तथा फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। सल्फाइडों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होती है। सामान्यतः हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, किंतु इसके अलावा अन्य हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। जैसे देखिए Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +7 होती है। संयोजित अवस्था में मुक्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। संयोजित अवस्था में मुक्त अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ इस तरह से आप निकालिएगा। आप लोग भी अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछते तो उसमें पहले हम मान लेंगे इसमें सल्फर किसका फाइंड करेगा, उसको हम एक्स वैल्यू कोई बाई Z कुछ भी आप ले सकते हैं, और सबका आप लिखिए सबका। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो =0 के बराबर किया गया है। यहाँ देखिए 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। जितना नीचे डिजिट रहेगा उसको हम उतने का गुणा करके लिखेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फर का निकालना हमने x लिया है, और यहाँ 4 ऑक्सीजन तो 4 गुणे ऑक्सीजन की -2 होती है समानता। इस प्रकार से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +6 आया। अब देखिए यहाँ सहसंयोजी बंध के लिए जो था एकल सहसंयोजी बंध का परमाणुओं पर ऑक्सीकरण संख्या में योगदान 1 होता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के लिए ऋणात्मक और निम्न के लिए मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं उपसहसंयोजी बंध के लिए ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार फाइंड किया जाता है। देखिए यदि परमाणु के मध्य बने उपसहसंयोजी बंध को जो तीर की दिशा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु को है, तो उस बंध की ऑक्सीकरण संख्या में योगदान +2 होता है, और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के लिए ऋणात्मक और दूसरे के लिए धनात्मक होता है। यहाँ देखते हैं यदि 2 परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध की तीर की दिशा निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में योगदान क्या होगा, 0 होगा। जैसे Cn में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ देखते हैं, जिसे नाइट्रोजन क्या है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण से कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या उपरोक्त विधि द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। अतः इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को हम संरचना सूत्र द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन से 1 बंध और कार्बन नाइट्रोजन से 3 बंध बनाया है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन तथा कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजी बंध है, और कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण इस बंध के लिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य तिर्क सहसंयोजी बंध बना है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो है नाइट्रोजन से कम है, इसलिए इस बंध के लिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। अतः कार्बन की कुल ऑक्सीकरण संख्या -1 + 3 +2 होगी। अब यहाँ HNC में, अब तक हमने HCl में देखा, अब यहाँ HNC में तो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो नाइट्रोजन से ऐड है। और यहाँ देखिए 2 सहसंयोजी बंध का और 1 उपसहसंयोजी बंध है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कार्बन के मध्य द्वि सहसंयोजी बंध बनता है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होने के कारण इस बंध के लिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी
+2 होगी। और कार्बन नाइट्रोजन के मध्य एक सहसंयोजी बंध भी बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे लास्ट वाली लाइन जो उपसंयोजी बंध द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, उपसंयोजी बंध को तीर की दिशा निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले कार्बन परमाणु की ओर है। इस कारण से इस बंध में ऑक्सीजन के लिए कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगा, 0 होगी। इसमें कार्बन की कुल ऑक्सीकरण संख्या को ऐड करेंगे तो +2 और 0, इस प्रकार से +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।